सरकारें आएंगी जाएंगी मगर ये देश रहना चाहिए। जो यूजीसी का नया रेगुलेशन है, जो बिना दलील बिना वकील, आज वही सरकार क्या कर रही है। ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, यूजीसी जो रेगुलेशन है ये पूरी तरह से रोल बैक होना चाहिए। तो ये जो तमाम आंदोलन चल रहा है, आप बताएं कि आखिर क्या परिदृश्य है इस आंदोलन का, और छात्र जो सरकार को लेकर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके कारण अचानक से इतना गुस्सा फूट पड़ा है? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को सवर्णों के काफी नजदीक समझा जाता है, अचानक से ये खाई क्यों दिख रही है? सबसे पहली बात तो जो ये यूजीसी के जो रेगुलेशंस आए उनके मैं बारे में बात करूँ तो लगभग इसमें 11 सेक्शन है टोटल। उसमें से जो डायरेक्टली जो अटैक हो रहा है वो जनरल कैटेगरी पे हो रहा है। उनको एक तो जो उनके साथ भेदभाव होता है, हम देखते हैं जातिगत इस तरीके से नहीं हो, पर जब हम जेएनयू की बात करें जहाँ पे ये नारे लगते हैं ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो या इस तरह के जितने भी नारे लगते हैं, उस नारों के बाद में अगर उनके सामने बोले जाते हैं तो उसमें उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वो किसी भी सेक्शन के तहत सरकार जो नारे लगा रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन की डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर उनके खिलाफ कोई दूसरी कैटेगरी का व्यक्ति जो स्टूडेंट है वो खिलाफ एक्शन लेता है तो उनमें कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है। दूसरी तरह कोई भी है उनमें इस तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वो उनकी जो कमेटी बनाई गई है जो इस चीज़ को रिव्यू करेगी या देखेगी, उसमें एक भी जनरल कैटेगरी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। दो तीन चीज़ें ये मतलब वहाँ बायसनेस के पूरे चांसेस, पूरा बायसनेस है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर फॉल्स कंप्लेंट होती है तो वहाँ पे उसमें कोई भी जो फॉल्स कंप्लेंट करने वाला है उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई पेनल्टी वगैरह उस पर नहीं है। और चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है किसी भी बच्चे का फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है तो उसकी एज रहती है 16-17 साल। वो अपना कैरियर बनाने पे फोकस करेगा या फॉल्स कंप्लेंट उस पर हो रही है उसके खिलाफ वो जो भी केस, मतलब छात्रों के भविष्य पर भी इससे गहरा संकट बिल्कुल है। और जो सरकार की क्या मंशा रही उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी है। भारत के अंदर वो टॉप यूनिवर्सिटी आती है दिल्ली विश्वविद्यालय या जेएनयू की बात करो कि अगर किसी के भी अधिकार हनन किए जाते हैं सबसे पहले जो आवाज उठाते वो यहाँ के छात्र होते हैं। वो भले किसी भी वर्ग से आए, भले जनरल से आए, SC ST से, किसी OBC से, सारे हमारे भाई है। उनसे हमारा कोई भी देश की भावना नहीं है। हम साथ में रहते, साथ में पढ़ाई वगैरह करते, सारा हमारा साथ में होता है, ठीक है। सरकार की मंशा ये रही कि जब इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने जब अरावली के ऊपर अरावली कटाई हो रही थी उस पर सवाल उठाए, जब ये सत्ताधारी पार्टियों के जब नेता रेप केस के अंदर जाने लगे, उनको बेल मिलने लगी, और जब यहाँ के छात्रों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, जब मणिपुर में हिंसा हो रही थी वहां पे इन छात्रों ने आवाज उठाई, जो सारे के सारे भले अंकिता भंडारी का केस ले लो, अरावली का केस ले लो, जो जितने भी हाल फिलहाल में चल रहे हैं सारे मुद्दे देख ले, उसमें जब सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो इन्होंने छात्रों को बांटने के लिए ये कानून, ये जो मतलब ये कानून छात्रों की आवाज को कमजोर, कोई जाति नहीं होती, छात्रों की कोई जाति नहीं होती, छात्र अपने आप में जाति होते हैं, उनका काम होता है शिक्षा ग्रहण करना। पर जो सत्ताधारी पार्टी ने उन्होंने छात्रों को बांट दिया, पूरी से अलग अलग डिवीजन पैदा कर दिया, और उसका रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है। जो कल तक एक दूसरे के साथ में घूम रहे थे, जिनके अंदर भाईचारा था, और सरकार का एक कानून भाइयों को कैसे बंटवारा कर सकता है भाइयों में, ये हम देख रहे हैं। सारे छात्रों को इन्होंने ये कर दिया। और तीसरी रेगुलेशंस की बात करता हूँ, जो रेगुलेशंस है उसमें जो फ्लॉज है उसमें ये कहता हूँ कि हमने चीजें को देखी है। जैसे कि अगर अपन यूरोप की बात करें, वहां पे एक तरह से ये जो होती है अपने यहाँ पे जो इक्विटी स्क्वाड है, ये इक्विटी स्क्वाड की तरह काम नहीं करेगा। जो रेगुलेशन, ये एक तरह से ग्रूमिंग गैंग का काम करेगा। जो इनकी प्राइवेसी है, जो छात्रों की आपस में बात करते हैं, उस पर ये नजर रखेंगे। और मतलब रेगुलेशन बहुत सारे फ्लोज है। अगर हम मूल अधिकार की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की आर्टिकल 14, 15 या 19, ये सीधे तौर पे वॉयलेट हो रहा है। आर्टिकल 21 वॉयलेट हो रहा है, राइट टू प्राइवेसी नहीं मिल रही है व्यक्ति को। और इसमें दो और है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अगर रेगुलेशंस में बात करें, इम्प्लिसिट की परिभाषा है ही नहीं, डिफाइन ही नहीं है। कुछ भी कैसे भी मेरे चुप रहने पर अगर कोई व्यक्ति आहत हो जाता है वो मेरे ऊपर केस कर देगा। क्या करेंगे? मतलब यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं या हम केस लड़ते फिरेंगे? और फॉल्स कंप्लेंट की बात हो रही है तो कई सारे केस है। अगर भले भारत के अंदर पोक्सो की बात करें, अभी दिल्ली में एक औरत इस आधार पर गिरफ्तार होगी, वो पैसे लेके पोक्सो एक्ट लगा रही है। SC ST एक्ट की बात करें, इतनी सारी फॉल्स कंप्लेंट होती है तो हम फॉल्स कंप्लेंट लड़ते फिरेंगे, उसके खिलाफ लड़ते फिरेंगे या शिक्षा ग्रहण करेंगे? हमारा जो उद्देश्य है, उद्देश्य हमें भटकाया जा रहा है, छात्रों को पूरी तरह से भटकाया जा रहा है। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते थे उन्हीं को आपस में लड़ाया जा रहा है। इतना ही कहना चाहता हूँ। ये जो है यूजीसी जो रेगुलेशंस है ये पूरी तरह से रोल बैक होना चाहिए, और जो स्वर्ण वर्ग है उनके साथ जो भेदभाव होता है
उसके खिलाफ भी कोई ना कोई जो है कानून या रेगुलेशन लाना चाहिए, जिससे कि वो यहाँ पे दबा हुआ महसूस ना कर सके, ढंग से शिक्षा ग्रहण कर सकते। और सारे जो छात्र हैं उनकी कोई जाति नहीं होती है, हमारा किसी से कोई द्वेष भाव नहीं है। मैं स्वर्ण जाति से आता हूँ, पर मैंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन पढ़ी है, मैं उनके दर्द को महसूस करता हूं। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि एक जो स्वर्ण समाज है उसी को टारगेट किया जाए, उससे 5000 सालों का हिसाब मांगा जाए। जो 16-17 साल का बच्चा है जो यहाँ पे पढ़ने आता है, जो 10,000 की घर से उसके पैसे आते हैं, वो उस 10,000 में खुद का नहीं चला पा रहा है, खुद के करियर में फोकस नहीं कर पा रहा है, वो 5000 साल का क्या हिसाब देता फिरेगा? मैं ये कहता हूँ, वो क्या 5000 साल का हिसाब देता फिरेगा? जो राजनेता ये जाति आधारित जितना भी बयान दे रहे हैं, उनको सिर्फ अपनी जाति आधारित राजनीति करनी है। और जो स्वर्ण समुदाय के जितने भी नेता बैठे हैं, उनके सारे के सारे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, वहाँ पे कोई यूजीसी गाइडलाइन नहीं होती, वहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं होती जिनकी वजह से उनको भेदभाव का सामना करना पड़े। यहाँ पे पढ़ने वाले मिडिल क्लास के लोगों को, सारों को, जाति के आधार पर छात्रों को एक दूसरे के साथ भिड़ाने का काम कर रही है सरकार। तो आप देखें कि सरकार कैसे छात्रों की आवाज को कमजोर कर रही है। आज सरकार के तमाम तंत्रों को निकलकर, सरकार के नुमाइंदों को निकलकर इस जमीन पे उतरकर इन छात्रों के सवालों का जवाब देना होगा। उन्हें हर उस नियम का हिसाब देना होगा जो वो इनके बिहाफ पर, इनके लिए बना कर लेकर आए हैं, पर इनसे कुछ पूछा नहीं जाता, इनके बीच उतरकर उन चीजों को पूछा नहीं जाता, इनका हाल देखने को ही नहीं आता। ये छात्र आज जो यहाँ आंदोलन करने के लिए बैठे, ये छात्र आंदोलन करने विश्वविद्यालयों में नहीं आते, ये छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। पर आज सरकार ने इन्हें मजबूर कर दिया है कि यहाँ बैठकर इन चीजों पर नारे लगा रहे हैं, ये बैठकर कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। UGC roll back, roll back, roll back, UGC roll back। सरकार की ये जो तमाम नियम आए हैं उसको लेकर आखिर हिटलर किसे कहा जा रहा है? देखिए, हिटलर उस दुशासनता का प्रतीक है जिससे पूरी दुनिया परिचित है। हिटलर वह हर व्यक्ति माना जाएगा जो इस भारतीय समाज के लोकतांत्रिक ढांचे को तोड़ने की कोशिश करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि यह जो विश्वविद्यालय का परिसर होता है, यह इसको लोकतंत्र की नर्सरी कहा जाता है। और लोकतंत्र की नर्सरी में अगर ऐसे जातिवाद के कांटे बोए जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? इसलिए हम यही कहना चाहते हैं, देखिए, हमारा विरोध किसी जाति विशेष से नहीं है और न व्यक्ति विशेष से है। हमारा विरोध हर उस व्यक्ति से है जो इस भारत की लोकतांत्रिक गरिमा को, उसकी संप्रभुता को, उसकी एकता को, उसकी अखंडता को तोड़ने का काम करेगा। मैं कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को मैं पूछना चाहता हूं, जिस बिहार में और अन्य प्रांतों में जो पूरे बहुमत से पूरे सरकार उनकी बनी है, क्या जातीय विद्वेष से बनी है? ये सबका एक भाव रहा है, एक संगठन रहा है। लेकिन विश्वविद्यालय परिसर में ऐसा कांटा बोने वाला काम जो यूजीसी का नया रेगुलेशन है, जो बिना दलील, बिना वकील इस प्रकार से डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिर से दोहराने की साजिश है, उसका मुंहतोड़ जवाब यह पूरा सवर्ण समाज देगा। और क्या सवर्ण समाज नहीं बल्कि हमारा ये सरकार पूर्णतः देश विरोधी है। इस पार्टी की स्थापना करने वाले माननीय अटल जी ने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी मगर ये देश रहना चाहिए। आज वही सरकार क्या कर रही है? देश को तोड़ने का काम कर रही है, देश को विभाजित करने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यह जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत, वसुधैव कुटुंबकम, यह मंत्र किस लिए है? अगर वसुधैव कुटुंबकम और जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा हमारे परिसर में ऐसी दिखाई देती है तो ये बहुत निंदा का विषय है। तो सरकार ये जो तमाम नियम डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए ला रही है, क्या वो ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा रहा है आज के डेट में? ये डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ा रहा है। अगर आप सोचिए, सबके लिए कानून है कि उसके साथ अत्याचार होगा तो उसके लिए कमेटी बैठाई जाएगी, उसका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा, उसको वो एक अपराधी की श्रेणी में आएगा। अगर वही रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन किसी सवर्ण के साथ होता है तो बताओ सरकार उसके साथ क्या न्याय करेगी? इसकी हम मांग करते हैं, सरकार एक समान नियम लाए, समता का अधिकार सबको है। आप कहते हैं ये समता का नियम है, इक्विटी एक्ट है, इसको आप इक्विटी एक्ट कैसे कहेंगे? एक 3 को आगे बढ़ा रही है, एक को गर्त में ढकेल रही है। बताओ आप कैसे इसको आप समता का ये यूजीसी का जो एक्ट है, ये जो नया रूल लागू हुआ है, यह केवल छात्रों के ही आपस में विद्वेष को पैदा करने वाला नहीं है,
मैं स्वयं एक अध्यापक हूँ, मैं छात्र तो हूँ ही, हमेशा जीवन भर रहूंगा, लेकिन छात्र के साथ साथ मैं एक अध्यापक हूँ। और ये छात्रों में आपस में जातीय विद्वेष बांटने के साथ साथ अध्यापकों और छात्रों के बीच में वह वर्ग को बांटेगा जो आपस में अध्यापक और शिष्य के संबंध को भी बहुत ही गंदे तरीके से प्रस्तुत करने वाला है। ये वैमनस्यता को। अध्यापक इन नियमों से किस तरह से प्रभावित होंगे? जी, अध्यापक इन तमाम नियमों से, यूजीसी के नए नियमों से किस तरह से प्रभावित? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, ये सनातन काल से, मैं सनातन की परिभाषा देता हूँ, मैं संस्कृत का अध्यापक हूँ, जिस सनातन की परिभाषा जिसमें ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहि। मैं इसका आपको बताता हूँ, मां विद्विषावहि मतलब आपस में विद्वेष न करें। तो यह संबंध अध्यापक और शिष्य को बताने वाला है। अगर यह द्वेष पैदा करेगा तो क्या अध्यापक और शिष्य का संबंध बन पाएगा? क्या छात्रों का आपस में सौहार्द भाव बन पाएगा? मैं छात्रों से यही आह्वान करता हूं, हे साथियों, तुम आज के राम हो, अतः मर्यादा छोड़ के शस्त्र और शास्त्र का संधान करो। मैं यही कहता हूं, भीषण धनु ध्वनि टंकार करो, कलुषित कुटिलता। तो आप बताएं कि आखिर आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ये जो छात्र आंदोलन में उतरे हैं किस तरह से चोटिल हैं, तो आखिर ये जो पूरा आंदोलन है उसका परिदृश्य क्या है? किस पृष्ठभूमि पर यहाँ तमाम लोग, जैसे इन्होंने लिख रखा है शिक्षा का आंगन सबका है, यूजीसी की मनमानी नहीं चलेगी, तो ऐसी कौन सी मनमानियां हैं जिन्हें लेकर आज छात्र यहाँ उतरने को मजबूर हो गए? सर, मैं विधि का छात्र हूँ, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। मैंने पूरा एक्ट पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है, एक चीज़ को अच्छे से पढ़ा है। आप उसमें उसकी डेफिनेशन देखिएगा कि जहाँ उसके ऑब्जेक्टिव में बात की गई है, सबको समान दृष्टि से देखने की बात की गई है। लेकिन वही अगर आप उसके सेक्शन 3 में बात करेंगे, उसके क्लॉज ई में बात करेंगे, तो इम्प्लिसिट की इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। उसके डेफिनेशन देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन की, तो वो सेक्शन 3 के क्लॉज सी में बात की गई है, 1 के सी में। उसमें क्या बोला गया है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, किनके साथ हो रहा है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन? केवल SC ST OBC। क्या जब ब्राह्मण बन गया भारत छोड़ो, क्या हमारे साथ कास्टिज्म नहीं होता है? जब ये बोलते हैं कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जो अत्याचार, क्या ये हमारे लिए कास्टिज्म नहीं है? हमें हर जगह ब्राह्मण मुर्दाबाद, ठाकुर मुर्दाबाद इस तरह से संबोधित किया जाता है, तब ये कास्टिज्म नहीं है? हम भी तो झेलते आ रहे हैं, हमारे लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? तो ये जो सरकार है जो कहीं ना कहीं सवर्णों की, जी जी, इम्प्लिसिट जो डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन की इतनी तगड़ी इसमें बात की गई है कि मैं आपको ये बोल देता हूँ कि मैं अच्छे घर से आता हूँ, आप ये इम्प्लाइड कर सकते हैं कि ना आपके घर को मैं बुरा बता रहा हूँ और इस बिहाफ पे आप मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, मेरे पे कार्रवाई बिठवा सकते हैं और मेरे निष्कासन तक भी करवा सकते हैं। क्योंकि बस मैंने ये बोल दिया कि मैं अच्छे घर से आता हूँ। ये कहाँ का न्याय है? बताइए आप, मैं प्रश्न पूछता हूँ, ये कहाँ का न्याय है? तो अगर आप एक पंक्ति में इस पूरे नियम को और सरकार से पूरे विरोध को और सरकार के वर्तमान स्थिति को अगर आप समराइज करना चाहें कि कम से कम वाक्यों में जो हमारे दर्शक देख रहे हो कि आखिर क्या दिक्कत है कि छात्र यहाँ है, तो वो क्या होगा? इस पूरे की समरी क्या होगी, पृष्ठभूमि क्या होगी? ये समरी बस मैं इतना इस चीज में बोलूंगा कि ये रोल बैक होना चाहिए, क्योंकि इसके आप सेक्शन पढ़ोगे ना, ये सब आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि इंस्टीट्यूशन पर ये प्रेशर बनाता है, इंस्टीट्यूशन पर प्रेशर बनाता है कि आप कार्रवाई करें और जानबूझ के करो, मोरल पुलिसिंग लगा दी जाएगी। वहाँ मेरी राइट टू प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, राइट टू इक्वालिटी ब्रीच हो रही है। कौन जवाब देगा? मेरा मौलिक अधिकार ब्रीच किए जा रहे हैं, उसका कौन जवाबदेही है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे मौलिक अधिकार नहीं है? क्या सवर्णों के मौलिक अधिकार नहीं है? तो इन मौलिक अधिकारों पर कल जैसे हमारे शिक्षा मंत्री यार उन्होंने आश्वासन दिया कि नियमों की कोई बुरा फायदा नियमों का नहीं उठाया जाएगा, उन तमाम चीजों पर रेगुलेशन रखी जाएगी। अरे सर, आप समझिए, एक कानून बना के पारित कर दीजिए। ये ओरल स्टेटमेंट से नहीं चल सकता। एक कानून आपने डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के यूजीसी का ये रूल लागू कर दिया, वो तो आपने रिटर्न में दिया है। और तो ये कथनी और करनी में फर्क देखिए ना, बिल्कुल फर्क होता है। इतना बड़ा फर्क कि आप कह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हैं। आप एक तरफ डिस्क्रिमिनेट कर दे रहे हैं हमें केवल हमारी कास्ट बेस पे। हमें ये मान लिया गया कि स्वर्ण कास्टिज्म कर ही रहा है, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन कर ही रहा है। हमने आरक्षण का कोई बहुत व्यापक और पुरजोर विरोध भी नहीं किया है। सबने पूरे सहभागिता से लेकर के चाहे जितने भी आरक्षण की बात हुई हो, हम लोगों ने बिल्कुल सहर्ष अनुमति दी है, क्योंकि अभी जो ओबीसी एससी समाज है अपने तबके से दबा गुजरा रहा है, इसको पूरी तरीके से इनकार नहीं किया सकता। उसमें आपस में वर्तमान समय में हम किस सदी में जी रहे हैं,
ये सौहार्द का भाव है, संभाव है। तो इसमें आप एक नई चीज ले आकर के आपस में जानबूझ करके विश्वविद्यालय परिसर में जो है यह विद्वेष पैदा करने की एक कोशिश है। ये जो सरकार की स्थिति है, और आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में जो तमाम चुनाव आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, 2029 का चुनाव हो गया, तो उन चुनावों पर क्या असर पड़ेगा? और बीजेपी की जो शाख सवर्णों के बीच में मजबूत थी, इनके 1980 के समय से, उस शाख पर कितना असर पड़ेगा इस चीज? मैं जहां तक मानता हूं, बिल्कुल इस प्रकार का जातिवादी दृष्टिकोण यदि सरकार अपनाएगी तो उसको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि मैं फिर बात अपनी दोहरा रहा हूं कि यदि यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बहुमत में केंद्र में है तो एकमात्र केवल संभाव के कारण है, उसको बहुमत किसी एक वर्ग विशेष ने नहीं दिया है। यह बहुत गलत सोच है। करता है किसी सवर्ण जब भी राजनीति करता है तो देश की राजनीति करता है, एक जाति, एक क्षेत्र, एक विशेष नस्ल और धर्म की राजनीति नहीं करता है। वो हमेशा देश को जोड़ने की बात करता है। हम सबको एक साथ लाने का प्रयास करते हैं। जैसे बड़े भाई साहब ने बताया कि क्या कहते हैं, क्या मंत्र बताया था? सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। आपस में दोष न करें। हम समता का अधिकार, समानता का अधिकार, सबको साथ बैठाते हैं। हम एक साथ बैठकर चाय पीते हैं, एक थाली में खाते हैं। हम SC ST OBC में कोई भेद नहीं करते हैं। हमारे मित्र आज भी इस आंदोलन में केवल समर्ण छात्र नहीं है, इस आंदोलन में SC ST छात्र है। सभी वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसमें कोई संदेह तोड़ नहीं सकते। हम आपको देश को तोड़ने नहीं देंगे। ये आपका तथ्य मैं ऐसे यूं पलट के रख दूंगा, क्योंकि हम सब एक हैं, हमको आप अलग नहीं कर सकते। तो आप देखें, जो छात्रों की शक्ति है, जो छात्रों की आवाज है, वो कितनी बुलंद और कितनी एक सुर में निकल रही है। तमाम सरकारों के तख्ते पलट जाते हैं जब छात्र कहीं ना कहीं निकलकर सड़कों पर आते हैं। आप नेपाल देख लीजिए कि जब छात्र सड़क पर आए तो तमाम तख्ते पलट गए, तमाम जितने सिंहासन पर बैठे लोग थे उन सबका सिंहासन डोल जाता है। तो जितने भी इंद्र फिलहाल सिंहासन पर है वो देख लें, ये तमाम ध्रुव जो हैं वो अपनी जमीन पर उतर चुके हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें अनदेखा करके तमाम इंद्र के सिंहासन पलट जाएं और स्वर्ग की जो सत्ता है वो निकलकर किसी दूसरे के हाथ में चले जाए। क्योंकि जब छात्र आंदोलन करने उतरते हैं, और किसी भी आंदोलन का सबसे तगड़ा रुख तभी निकल कर आता है जब उसमें छात्र सम्मिलित होते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े आंदोलन हुए उनके सूत्रधार हमेशा छात्र और युवा ही होते हैं। तो सरकार अगर इनके आवाजों को अनदेखा करेगी, सरकार आज अगर सवर्णों को देखकर आंख बंद करेगी, अगर सवर्णों ने सरकार से मुंह फेर लिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे।